हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 8 का साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो कि डीओई ने जारी किया गया है 2022-23 सेशन के लिए। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका था। बात करने वाले हैं अब सेक्शन बी की, और सेक्शन बी में पहला भाग हम करेंगे आज, यानी 2 नंबर वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी कि सेक्शन बी का 2 नंबर वाला पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, अथवा वाला भाग दिया हुआ है। और एक चीज़ और नोट करेंगे आप कि ये दिया हुआ है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, लेकिन आप इसे भी करिए क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कई बार आपके पास। तो मैं आपको दोनों के आंसर बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, यानी कि पहली चॉइस क्या है हमारी। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए जीव का नाम लिखिए। लुक एट द फॉलोइंग गिवन पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर ईच। यानी ए और बी आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, इसमें आपको इनके नाम लिखने हैं बच्चों। तो पहले का नाम है आपका राइजोपस। हिंदी में भी ये लिखेंगे बच्चों, राइजोपस। एक और नाम क्या है इसका, ब्रेड मोल्ड या ब्रेड फफूंद बच्चों। फिर है दूसरा जो आपका है वो है बच्चों पैरामीशियम। ठीक है बच्चों, इसका नाम है पैरामीशियम। हिंदी में भी इसका नाम यही है, पैरामीशियम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है इसका दूसरा भाग जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिए। ये वे एक प्रतिजीवी जैविक का उदाहरण दीजिए तथा इसे उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम भी बताइए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन एंटीबायोटिक एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इट। तो बच्चों सबसे आसान आपको नाम याद रहेगा पेनिसिलिन। ठीक है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में नाम इसका एक ही है, हिंदी में लिख के बता देता हूँ मैं आपको, पेनिसिलिन। ठीक है बच्चों, अब ये नाम आपको किस लिए बताया कि इसको बनाने वाला भी वही जो जीव जो है वो क्या है, पेनिसिलियम नोटम नाम का जीव है। तो पेनिसिलिन से याद आसानी से हो जाएगा, पेनिसिलियम नोटम बच्चों। अच्छा, एक चीज एक नाम और याद कर सकते हैं आप, दूसरा नाम है इसी से मिलता जुलता, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हिंदी में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इंग्लिश में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रोमाइस आप इसका इसके जीव का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रेसियस। ठीक है बच्चों, ये दो नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दो भाग है बच्चों। पहले वाला देखते हैं। अगर आपने बाजार से 1 लीटर दूध लिया और उसे अपने घर पर पाश्चरीकृत करना है, आप कैसे करेंगे। इफ़ यू हैव टेकन 1 लीटर मिल्क फ्रॉम द मार्केट एंड नीड टू पेस्चराइज इट एट योर होम, हाउ विल यू डू इट। तो बच्चों हम सभी को पता है कि पेस्चराइजेशन में करना क्या होता है कि एक बार दूध को बहुत तेज़ी से गर्म करना होता है और फिर उसे एकदम ठंडा करना होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दूध को एक बड़े उसमें बर्तन में रख करके उबालना है। उबालना कितने डिग्री तक है, कितने सेल्सियस तक है, 145 फ़ारेनहाइट तक हमको उसे उबालना है। ठीक है बच्चों, जब ये इतना उबल जाएगा, ठीक है बच्चों, जब ये इतना उबल जाएगा तो इसे हमने क्या करना है, इसे हमने एकदम ठंडा करना है। फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करना है। ठीक है, आप इसे बर्फ़ में रख करके या दूध में फ्रिज में रख करके ठंडा कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका पेस्चराइजेशन कर सकते हैं बच्चों। अब इसका दूसरा भाग क्या है बच्चों, संक्रामक रोग क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज, गिव टू एग्जाम्पल्स। तो जो रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, जैसे कि आपका टीबी हो गया, कोलेरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारे के सारे संक्रामक रोगों में आते हैं। यानी कि सच माइक्रोबियल डिसीज विच वाज स्प्रेड बाय द पॉल्यूटेड
कंटेंट सच एज एयर, contaminated वाटर एंड स्पॉइल्ड फूड। एग्जाम्पल इसके टीबी, कोलेरा, कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो पाते हैं कि कुछ दिनों बाद ये खराब हो जाता है, समझाइए क्यों। इफ़ यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एट योर होम देन यू फाइंड दैट आफ्टर सम डेज इट गेट्स स्पॉइल्ड, एक्सप्लेन व्हाई। तो बच्चों हमारा जो धातु है, धातु या मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर, उसमें मैंने पढ़ा था कि धातु जब किसी अमल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, कोई ना कोई रिएक्शन करता है और उसमें वो चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अचार में अमल होता है और धातु को संरक्षित परत के साथ वो अभिक्रिया करना शुरू कर देता है, तो अचार क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है बच्चों, यही इसका रीज़न है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको 2 भाग दिए हुए हैं, तो पहले वाले को देखते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों को नाक में से खून बहने की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्यों। एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन समटाइम द पीपल फेस ए प्रॉब्लम ऑफ नॉइज ब्लीडिंग, वाई। तो होता क्या है बच्चों, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उसमें क्या होता है, वो दाब अधिक होता है जिसके कारण वो फटने लगती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे नाक में से खून निकलने लगता है। सीधी भाषा में कहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है और हमारे अंदर जो प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है उसके मुकाबले, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाते हैं जिस वजह से हमारी नाक से खून निकलने लगता है। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। फिर है, नोकीले कील को कुंद की तुलना में लकड़ी में ठोकना आसान क्यों है, वाई इज ईजियर टू हैमर ए शार्प नेल इनटू वुड देन ए ब्लंट वन। तो इसका सीधा सा कारण ये है बच्चों कि जो सरफेस एरिया होता है उसके हिसाब से क्या होता है, प्रेशर लगता है। तो जो शार्प नेल होगी या फिर जो नोकीली कील होगी उसका जो फर्स्ट जो तनाव होगा वो काफ़ी कम होगा और आसानी से वो लकड़ी में धंस जाएगी बच्चों, उचित दबाव मिलने पर वो धंस जाएगी। ठीक है ना, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 के भी 2 भाग है बच्चों, क्या दे रहा है ये। प्रश्न नंबर 6 में है, किसी वस्तु की गति को स्थिति को धक्का या खींचना दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के 2 उदाहरण दीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन टू चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय बोथ पुश और पुल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों, किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का या खींचने द्वारा हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, स्प्रिंग लगी सीट पर बैठना, ठीक है, और इलास्टिक की डोर पर भार को लटकाना और धातु के पैमाने पर भार रखना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पुश और पुल के उदाहरण दे सकते हैं। सिटिंग ऑन ए स्प्रिंग फिटेड सीट, हैंगिंग ए वेट ऑन एन इलास्टिक कोड और पुटिंग वेट ऑन मेटालिक, क्या आपका बैलेंस। ठीक है, मेटालिक बैलेंस या स्केल। ठीक है बच्चों, फिर है, पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पत्तियों वाला स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक क्यों है, वाई इज इट कंफर्टेबल टू लिफ्ट ए स्कूल बैग विद ब्रॉड स्ट्रिप्स देन थिन स्ट्रिप्स। तो उसका कारण यह है बच्चों कि जब चौड़ी पट्टियाँ रहेंगी तो प्रेशर कम लगेगा हम पे, यानी कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल सतही फल जो होता है वो अधिक हो जाएगा तो हम पे दबाव कम लगता है, यानी कि लार्जर द सरफेस एरिया और लोअर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बैग, हमारे बैग की वजह से प्रेशर कम लगेगा। इस वजह से जो चौड़ी पट्टियों वाला बैग होता है उसे उठाना सुविधाजनक होता है बच्चों। चलिए अब देखते हैं आज का इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। ये भी आपको 2 भागों में मिलेगा बच्चों। ये पहला क्या कहता है, हम वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं। तो हमारा जो अंदर जो सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन जाती है और आती है, इस वजह से हमें क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव महसूस होता है बच्चों, क्योंकि हमारे रुद्र में ऑक्सीजन दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है जिसके कारण वायुमंडलीय दाब हमें महसूस एक तरह से नहीं होता, या कह लीजिए बहुत कम होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, दाब कैसे बदलेगा अगर बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल दुगुना किया जाता है तो, यानी कि
हाउ वुड प्रेशर चेंज इफ एरिया इज डबल्ड कीपिंग फोर्स कांस्टेंट। तो यदि बल स्थिर रहे तथा क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगर क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए बल को दुगना कर दिया जाए तो फोर्स इज डबल कीपिंग एरिया कांस्टेंट, तो क्या होगा, इस तरह से यदि क्षेत्रफल स्थिर है तो बल को दुगना कर दिया जाए तो दाब बढ़ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन बी का पहला भाग यानी 2 नंबर वाला भाग पूरा। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।